पद्मा मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज। आज मैं आपको बीए पार्ट तृतीय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है पश्चिमी राजनीतिक विचारक, उसमें प्लेटो जो कि हमारे अध्याय का प्रथम अध्याय है, जो कि हमारे अध्ययन का, उसमें प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, न्याय की अवधारणा क्या है। तो विद्यार्थियों, न्याय की अवधारणा, प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय की अवधारणा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर आपके परीक्षा में प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है इसकी विवेचना कीजिए। इस कथन से आप क्या समझते हैं कि प्लेटो का न्याय मानव आत्मा का उचित प्रतिनिधित्व करता है, इस तरह से प्रश्न आता है। तो आज मैं आपको, आज के व्याख्यान में मैं आपको बताऊंगी कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत क्या है। प्लेटो के अनुसार न्याय मानवीय आत्मा का आंतरिक गुण है। तो प्लेटो ने न्याय के दो रूप माने, व्यक्तिगत और सामाजिक। प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा मतलब अर्थात व्यक्ति के तीन तत्व या नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ होती है। पहला है इंद्रिय तृष्णा या वासना, दूसरा शौर्य साहस और तीसरा है बुद्धि या ज्ञान। जब ये तीनों गुण उचित अनुपात में मनुष्य के मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। दूसरे शब्दों में इंद्रिय तृष्णा, वासना, शौर्य और बुद्धि का उचित समन्वय और सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में न्याय की वृद्धि करता है। जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यक्ति धर्मांधता का शिकार हो जाता है। तो प्लेटो ने न्याय के तीन तत्व माने। पहला तृष्णा, साहस और बुद्धि प्लेटो के दर्शन के मुख्य आधार हैं और इसी के आधार पर उसने राज्य को उत्पन्न करने वाले तीन तत्वों का तथा राज्य का निर्माण करने वाले तीन वर्गों का प्रतिपादन किया है। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा राज्य में न्याय को स्पष्ट रूप से लक्षित किया जा सकता है। राज्य के संबंध में प्लेटो का विचार है कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही विराट रूप है और राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, बल्कि उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होता है जो उनमें निवास करते हैं। प्लेटो मानता है कि व्यक्ति की भांति राज्य में भी तीन गुण होते हैं। पहला है वासना, दूसरा साहस और तीसरा बुद्धि। ये तीनों तत्व राज्य में भी निवास करते हैं और इन तीनों गुणों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य को उत्पन्न करने में तीन तत्व सहायक होते हैं। पहला आर्थिक, सैनिक और दार्शनिक। आर्थिक तत्व इस तरह से राज्य का निर्माण तीन तत्वों से होता है और राज्य निर्माण के इन तत्वों के आधार पर ही प्लेटो ने अपने राज्य में तीन वर्गों की सत्ता मानी है। तो जो तृष्णा या वासना तत्व की पूर्ति करने वाला है उसको प्लेटो ने उत्पादक या कृषक वर्ग की संज्ञा दी है। शौर्य और साहस गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाला सैनिक या संरक्षक कहलाता है और बुद्धि या विवेक गुण का प्रतिनिधित्व करने वाले संरक्षक को प्लेटो ने राजा का नाम दिया है। तो प्लेटो के अनुसार जब राज्य में जब शासक निस्वार्थ भाव से शासित अर्थात जनता के हितों की रक्षा करते हुए शासन कार्य करता है, सैनिक वर्ग अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करता है और उत्पादक वर्ग सब कष्टों को सहन करके अपने उपयोग से अधिक उपभोग की सामग्री पैदा करता है, तभी राज्य में न्याय स्थिर रहता है। न्याय वस्तुतः कर्तव्य पालन से परे कोई वस्तु नहीं है। राज्य के इन तीन वर्गों अर्थात पहला दार्शनिक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग द्वारा अपने अपने कार्यों में विशिष्टता प्राप्त कर लेना और अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करना ही प्लेटो के अनुसार न्याय तत्व है। न्याय क्या है और ये कहाँ निवास करता है, इसका उत्तर देते हुए प्लेटो ने कहा कि वह अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कर्तव्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है और इसका निवास स्थान अर्थात न्याय का निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। इस तरह से प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की क्या विशेषता है? पहला है प्लेटो का न्याय तीनों गुणों का समावेश करता है, अर्थात प्लेटो ने क्या कहा कि न्याय राज्य और व्यक्ति के मौलिक सद्गुणों का एक अंग है। व्यक्ति के तीन नैसर्गिक या प्राकृतिक गुण हैं, इंद्रिय तृष्णा, साहस और बुद्धि। इसलिए राज्य में भी तीनों ही गुण हैं।
उसका उत्पादक वर्ग इंद्रिय तृष्णा को, सैनिक वर्ग साहस को, शासक वर्ग विवेक गुण को अभिव्यक्त करता है। और इन तीनों गुणों का सुव्यवस्थित संचालन और जीवन संचालन ही क्या है? न्याय है। दूसरा, प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिक है, अर्थात प्लेटो की जो न्याय संबंधी धारणा वो वैधानिक है, कानूनी, बल्कि नैतिक और सर्वव्यापी है। इसमें मानव के केवल वैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तीसरा, प्लेटो का न्याय सिद्धांत की विशेषता है कि न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा है। प्लेटो के अनुसार न्याय कृत्रिम या बाहरी वस्तु न होकर मनुष्य के अंतःकरण की एक पवित्र भावना है, जिसका आधार आत्मसंयम और आत्मत्याग है। इसलिए प्लेटो ने इस बात पर बल दिया कि जीवन में अति को नहीं बल्कि संतुलन को अपनाया जाना चाहिए। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है, अर्थात न्याय सिद्धांत कार्यों के विशिष्टीकरण का प्रतिपादक है। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य श्रेष्ठता को प्राप्त करना है, एक्सीलेंसी को प्राप्त करना है, और ये तभी प्राप्त की जा सकती है जब व्यक्ति तथा समष्टि के रूप में सब लोग अपनी प्राकृतिक क्षमता के आधार पर निश्चित कार्य करें और उस कार्य के करने में अधिक से अधिक कार्यकुशलता प्राप्त की जाए। और न्याय का अगला सिद्धांत है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत का विशेषता है हस्तक्षेप का सिद्धांत, अर्थात प्लेटो का न्याय सिद्धांत मुख्यतः हस्तक्षेप का सिद्धांत, अर्थात राज्य के विभिन्न अंग है ना अपने अपने नियत कार्यों को करें और दूसरों के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। यह प्लेटो के न्याय के हस्तक्षेप का सिद्धांत है। और अति व्यक्तिवाद का विरोधी, प्लेटो का राज सिद्धांत व्यक्तिवाद का विरोधी करता है। प्लेटो का मानना था कि समष्टि से भिन्न प्रतिकूल व्यक्ति का कोई अस्तित्व अथवा हित नहीं है, और चाहे व्यक्ति और राज्य दोनों का लक्ष्य एक श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करना, श्रेष्ठ जीवन का विकास करना है। और राज्य के अंग के रूप में अपनी प्राकृतिक क्षमता और प्रशिक्षण के आधार पर निर्धारित क्षेत्र में अधिक से अधिक श्रेष्ठता प्राप्त करना ही व्यक्ति अपने जीवन का समुचित विकास कर सकता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत सावयविकता का सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, अर्थात प्लेटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्ति बनाम राज्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य ही है, अधिकार नहीं। राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, अर्थात प्लेटो का न्याय संबंधी विचार मनोवैज्ञानिक तत्व लिए हुए हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि अपनी प्राकृतिक क्षमता और प्रशिक्षण पर आधारित अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र में रहकर कार्य करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी। वो स्वभावतः अपने कार्य में अधिक से अधिक रुचि लेगा तथा अपने समाज के लिए अधिकतम श्रेष्ठता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता है कि इसका संचालक दार्शनिक शासक, अर्थात न्याय की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था किन लोगों के हाथ में हो? जो निस्वार्थी हो, जिनका कोई स्वार्थ नहीं हो, जो विवेकशील हो और जो राज्य की जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। इन्हीं गुणों से युक्त व्यक्ति समूह को प्लेटो के द्वारा शासक का नाम दिया गया है। तो प्लेटो क्या ये न्याय सिद्धांत हुआ। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए सेबाइन ने लिखा है कि अत्यधिक स्थैतिक है, व्यक्तिनिष्ठ है, नैतिक रूप से पतनकारी है, अमनोवैज्ञानिक और अव्यवहारिक है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ आधारों पर आलोचना की जाती है। जैसे प्लेटो ने न्याय को कानूनी धारणा न मानकर केवल नैतिक धारणा माना है। और तो इस कथन को सिद्ध करते हुए आलोचक कहते हैं कि उसका न्याय यानी प्लेटो का न्याय कानूनी न्याय नहीं है। ये न्याय आत्मसंयम, आत्मनिषेध आदि नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। और जब कानूनी शक्ति का अभाव है इस न्याय में, तो ये सिद्धांत कैसा है? निष्क्रिय है। व्यक्तियों की इच्छाओं और विभिन्न हितों में टकराव होने की दशा में प्लेटो का न्याय सिद्धांत अधिक कारगर सिद्ध नहीं होता। दूसरा, व्यक्ति को राज्य का अधीनस्थ बना देना। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति को पूर्णतः राज्य के अधीन कर देता है। इकाई के रूप में व्यक्ति का चाहे में किसी वर्ग का क्यों न हो कोई विशेष महत्व नहीं माना जाता है।
सभी वर्ग के लोगों के हाथ पैर जकड़े हुए हैं, केवल सामाजिक अंग के आधार पर ही व्यक्ति के बारे में इसमें विचार किया गया है। और नेक्स्ट है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि अत्यधिक एकीकरण पर प्लेटो ने बल दिया है कि प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को अत्यधिक एकीकरण की दिशा में बढ़ाया है। वह व्यक्ति को राज्य के साधन के लिए केवल यंत्र मात्र समझता है। व्यक्ति के हाथ पैर बंधे हैं, वह अपनी आत्मा के केवल एक गुण का विकास कर सकता है जो अन्य दो गुणों से कुछ ज़्यादा प्रबल है। इसलिए प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था में व्यक्ति के बाकी के दो गुणों के विकास की आहुति दे दी गई है। अत्यधिक पृथक्करण। प्लेटो का न्याय सिद्धांत अत्यधिक पृथक्करण पर आधारित है कि यह माना जाता है कि प्लेटो ने तीनों वर्गों में कार्य विभाजन और वर्गीकरण किया है, जिसके कारण राज्य के विभिन्न वर्गों में सामान्य हित की भावना का अभाव हो जाता है और उसका समूचा ध्यान केवल अपने वर्गत हितों की ओर केंद्रित हो जाता है और वह वर्गत साधन के सिवाय अन्य किसी प्रकार के उद्देश्यों को ध्यान में नहीं रखते। इसी तरह से प्लेटो के न्याय सिद्धांत में अधिकार और दंड की व्यवस्था का अभाव माना गया है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्ति के अधिकारों, उसकी स्वतंत्रता, उसके ऐच्छिक कार्यों के क्षेत्र आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। प्लेटो यह कहता है कि कोई किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे, लेकिन इस बात की कोई व्यवस्था नहीं करता है कि यदि कोई हस्तक्षेप करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा। वस्तुतः प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्तियों में उत्पन्न होने वाली स्वाभाविक संघर्षों का कोई समाधान नहीं करता है। इसलिए कार्ल पॉपर ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कठोर आलोचना की है और पॉपर के अनुसार प्लेटो के न्याय सिद्धांत में सर्वसत्ताधारी राज्य के अंकुर छिपे हुए हैं। और पॉपर ने भी आरोप लगाया कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत परिवर्तन और सुधार का विरोधी है, क्योंकि न्याय का अर्थ अपनी जगह पर सदा पड़े रहना है। इसलिए प्लेटो के न्याय सिद्धांत में फांसीवाद के बीज भी दिखाई देते हैं और प्लेटो का न्याय सिद्धांत असमानता का समर्थन करता है। प्रजातंत्र का विरोधी भी इसको माना गया है और मानव अधिकारों की उपेक्षा कर सिर्फ मानव कर्तव्य पर जोर देता है और शासन कार्य का विशेष अधिकार केवल कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों को ही सौंप देता है। इसलिए प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है। धन्यवाद।